नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का सफलता राजस्थान चैनल में स्वागत करता हूं। देखो, अपन कर रहे थे रीट के बारे में चर्चा, और रीट के अंदर जो भारतीय भूगोल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पहला चैप्टर अपन कर रहे थे और वहां पर मैं बिल्कुल आपको क्रैश कोर्स करवा रहा हूं। और क्रैश कोर्स का मतलब है कि वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन वही चीज़ देखेंगे जो एग्जाम में पूछी गई है या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कर्क रेखा के बारे में। आज अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अपना भारत है, और इस भारत की बात करूं तो इस भारत के अंदर अपन को कौन से सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से इसके इंट्रोडक्शन यानी कि इसके परिचय के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं ये भारत की बात करूं तो इसके अंदर अपन को देखो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि ये स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात करूं तो भारत की स्थिति एवं विस्तार अक्षांश और देशांतर के द्वारा पूछी जाती है। अब देखो, अक्षांश व देशांतर क्या होती है। अक्षांश व देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये पृथ्वी पर खींची नहीं है, अपन इनको मान रखे हैं। अब देखो, यहाँ पर ये अपना पूरा भारत है, और इस भारत के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कर्क रेखा इस प्रकार से ये 23.5 डिग्री थी। कितनी थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो नीचे अक्षांशों की संख्या में घटेंगी। तो नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर एक अक्षांश आएगा जिसका नाम है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, ये जैसे ही स्टार्ट होता है तो यहाँ से भारत का जो दक्षिण भाग है ये लगातार संकीर्ण नैरो होता जाता है। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद भारत का जो दक्षिण भाग है, ये दक्षिण भाग यानी कि प्रायद्वीपीय भारत कैसा होता है? संकीर्ण होता जाता है। कैसा होता जाता है मेरे भाई? संकीर्ण या फिर नैरो या फिर सकरा होता जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन को क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो यहाँ पर देखो भाई, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत। देखो 22 डिग्री के जस्ट नीचे 21, 20, 19, 17 और यहाँ पर 16 डिग्री भी आएगा। ये जो 16 डिग्री है, ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर जल भरा हुआ है यहाँ से, तो ये इधर भी जल है और इधर भी जल है, और जल के किनारे को क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाट। यानी कि इधर पूर्वी घाट हो गया, ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट, और ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट, यानी कि पानी का किनारे कोई घाट कहते हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, और उस पर्वत श्रृंखला की बात करूँ तो उस पर्वत श्रृंखला का नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। सह्याद्री पर्वतमाला। अब देखो, सह्याद्री पर्वतमाला को ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो समान भागों में विभाजित करता है। तो ये वाला भाग कैसा हो गया? उत्तरी सह्याद्री, और ये वाला भाग कैसा हो गया? दक्षिणी सह्याद्री। देखो, उत्तरी सह्याद्री में दो चोटियां हैं। कितनी चोटियां हैं? दो चोटियां हैं। पहली जो चोटी है वो पहली चोटी होगी यहाँ पर कालसूबाई, या फिर बहुत सारी किताब में इसको लिख रखा है कंसुबाई। ठीक है, दूसरी जो चोटी है वो चोटी है महाबलेश्वर, और तीसरी यहाँ पर जो दक्षिणी सह्याद्री के अंदर जो चोटी है वो है कुद्रेमुख। कौन सी चोटी है भाई? कुद्रेमुख। और यहाँ पर जो लास्ट चोटी है वो आएगी पुष्पगिरी। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है, मैं कह रहा हूँ पर्वतमाला, यानी कि पर्वतमाला जो है वो एक पर्वत पहाड़ों का एक समूह होता है। जैसे
एक धागे में अपन मूंगियों को पोते हैं, जैसे मोतियों के कोई मूंगे होते हैं तो उनको एक धागे में पोते हैं, जब उसको अपन लास्ट में बांध देते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, मोतियों की माला। इसी प्रकार से छोटे छोटे पर्वत पहाड़ मिलकर एक माला का रूप ले लेते हैं, उसे क्या कहेंगे, पर्वत माला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे ये कोई सह्याद्री पर्वतमाला है, इस पर ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर पहाड़ी और इसका नाम है पुष्पगिरी पहाड़ी। देखो महाबलेश्वर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ये है जिसको कहते हैं कालसूबाई, कालसूबाई। और ये दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है इसको इसी के नाम से जानते हैं, महाबलेश्वर चोटी। ठीक है, यहाँ पर पुष्पगिरी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पुष्पगिरी। ठीक है भाई, अब देखो इसको पुष्पगिरी कह दो या फिर इसको ब्रह्मगिरी भी कह दो, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है भाई, अब देखो कुद्रेमुख की जो हाइट है वो 1892 मीटर है। कितनी है, 1892 मीटर। और पुष्पगिरी की बात करूं तो यहाँ पर 1748 मीटर इसकी हाइट है। कंसुबाई की अगर बात करूं तो 1646 मीटर इसकी कंसुबाई की है। और महाबलेश्वर की बात करूं तो यहाँ पर 1438 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख 1892 मीटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई हो गई और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। और अगर पूछा जाए कि सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो चारों चोटियों में कुद्रेमुख सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है, क्योंकि ये 1892 मीटर ऊंची है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालसूबाई चोटी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो कालसूबाई चोटी महाबलेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। अगर पहाड़ी पूछेगा तो पहाड़ी ही बतानी है, पर्वतमाला पूछे तो पर्वतमाला ही बतानी है। कालसूबाई चोटी सह्याद्री पर्वतमाला पर है और अगर पहाड़ी पूछेगा तो महाबलेश्वर पर। तो महाबलेश्वर चोटी जो है वो महाबलेश्वर पहाड़ी पर है। इसी प्रकार से कुद्रेमुख चोटी ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी पर है। पुष्पगिरी चोटी पुष्पगिरी पहाड़ी पर स्थित है और 16 डिग्री इसको 2 समान भागों में बांटती है। अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि सह्याद्री पर्वतमाला कौन से घाट पर है, पश्चिमी घाट पर। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। चले आगे, देखो भाई देखो भाई यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है और इस प्रायद्वीपीय भारत के यहाँ पर इस प्रकार से श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पर एक खाड़ी है भाई और इस खाड़ी का नाम है पाक खाड़ी और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। इन दोनों के बीच में एक सेतु है जिसका नाम है राम सेतु या फिर इसी का दूसरा नाम है जो वो है आदम पुल। ठीक है, देखो पाक खाड़ी के अंदर एक द्वीप है उसका नाम है पम्बन द्वीप, जो पम्बन द्वीप पाक खाड़ी का ही भाग है और भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो मैं आपको क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। क्रैश कोर्स में अब तक क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाक खाड़ी कौन से 2 देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, पम्बन द्वीप पाक खाड़ी का ही भाग है। ठीक है, पाक खाड़ी के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी के उत्तर में पाक की खाड़ी स्थित है। डायग्राम से आपको सब पता चल जाएगा। और पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में आदम पुल या राम सेतु स्थित है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक पाक जल डमरू, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पाक जल डमरू। तो पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, ये जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे। देखो भाई मैं बता रहा था स्थिति एवं विस्तार की, तो अक्षांश और देशांतर के आधार पर स्थिति एवं विस्तार की गणना करेंगे भारत की।
अब देखो ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर अगर मैं बात करूं तो इस पूरी पृथ्वी को मैं 2 समान भागों में बांटता हूं, और 2 समान भागों में जब इसको मैं बांटता हूं तो यहां पर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर इसी को कहते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर अक्षांश की बात कर रहा हूं मैं, अक्षांश आपको बता रहा हूं। ठीक है, अक्षांश के आधार पर भारत 2 गोलार्ध में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और मैंने आपको बता रखा है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, यहां पर अपना भारत स्थित है, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अपना भारत है भाई। ठीक है, ये पूरा भारत। तो देखो अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत जो है वो अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब फिर आगे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो भाई। देखो भाई, ये बीचों बीच 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहां पर आते हैं तो यहां पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखो भाई, पृथ्वी पर प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश खींचा गया है। अब देखो कैसे, यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से मैं 1 डिग्री चलता हूँ तो ये 1 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक अक्षांश है, इस बिंदु को मैं इस बिंदु से मिलाता हूँ तो ये पूर्ण रूप से एक अक्षांश हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे ही 30 डिग्री आ जाएगा, और ऐसे 45 डिग्री आ जाएगा, और ऐसे 90 डिग्री। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने अक्षांश आ जाएंगे, 90 अक्षांश आ जाएंगे। अब देखो सबसे बड़ा जो पृथ्वी पर अक्षांश होता है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होता है। 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करते करते 10 डिग्री 23.5 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पर 66.5 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पर ये 90 डिग्री। तो देखो सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, तो फिर यहाँ पर अक्षांशों की लंबाई में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। ठीक है, तो देखो एसआई के जैसा, एसआई का एग्जाम है, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम है, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांशों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और इनकी लंबाई में कमी होती है। तो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री वाला जो अक्षांश है बिल्कुल पॉइंट के रूप में दिखाई देता है। 2 अक्षांश या 2 गोलार्ध पृथ्वी पर अक्षांश के आधार पर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने होते हैं, 90 अक्षांश। तो 90 प्लस 90, एक सबसे बड़ा 0 डिग्री भूमध्य रेखा प्लस 1 बराबर कितने हो गए, 181, यानी कि पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश है। अब देखो क्वेश्चन घुमाएगा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो देखो अब रेखा पूछ रहा है, एक लाइन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री वाला एक पॉइंट के रूप में है, और नीचे जो 90 डिग्री है ये भी एक पॉइंट के रूप में है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर है, और लाइन इस प्रकार से होती है, और ये इस आकृति को मैं पॉइंट कहूँगा। तो यहाँ पर देखो इन पॉइंटों को मैं अक्षांश तो कहूँगा लेकिन अक्षांश रेखा नहीं कहूँगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 में से 2 पॉइंट निकाल दो, 2 अक्षांश यानी कि 179। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो 179 पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखो यहाँ पर 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब देखो आपको जनरली बताना है कि 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब देखो यहाँ पर
अब देखो यहाँ पर आपको जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी कम होती है, वहाँ पर 111 की जगह 110 पॉइंट कुछ ऐसे हैं, लेकिन आपको नहीं याद करना। अब देखो जहाँ पर कथन वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना है। अब कथन कैसे आएगा अक्षांशों के बारे में कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, वो थोड़ी सी कम होती है, तो होती है, लेकिन आपको फिक्स डाटा जो याद रखना है वो 111 किलोमीटर ही याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? जोन। अब देखो कटिबंध या जोन क्या होते हैं, कटिबंध या जोन क्या होते हैं? तो देखो कटिबंध या जोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसा क्षेत्र जहां पर ताप, दाब व आर्द्रता अगर समान हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। यानी कि दो अक्षांशों के मध्य हमेशा ताप, दाब और आर्द्रता समान होती है। समझ गए आप? तो ये अपना अक्षांश के बारे में आपको क्रैश कोर्स, यानी कि ये क्वेश्चन आज दिन तक पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। अब चलते अपन देशांतर की ओर। देशांतर की ओर तो देखो भारत की स्थिति हम विस्तार देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो देशांतर के आधार पर देखो देशांतर सबसे पहले क्या है? तो देशांतर एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब देखो ये पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी में यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। अब देशांतर की डेफिनेशन कैसे याद रखनी है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। तो ये बीचों बीच जो देशांतर है इसी को कहेंगे ग्रीनविच रेखा, विच रेखा। ठीक है, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीनविच रेखा है इस पृथ्वी को दो समान भागों में डिवाइड कर रही है। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं तो ये क्या हो गया? कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर क्या अपना भारत है? क्या इस प्रकार से अपना भारत है, यानी कि ये भारत, यानी कि देशांतर के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। देखो गोलार्ध का मतलब होता है गोले का अर्ध भाग। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध में अपना पूरा का पूरा भारत आता है। अब भारत के प्रत्येक पार्ट को पूर्वी गोलार्ध के ही देशांतर काटेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में? तो पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, चलते आगे। देखो ये पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे देशांतर खींचे गए हैं। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या, तो पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। ठीक है भाई, एक देशांतर कोई से भी एक देशांतर की बात करो, एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर 2 देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 मिनट से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी पर 360 देशांतर है, यानी कि पूरी पृथ्वी को जो सूर्य अगर एक बार पार करेगा तो कितना समय लगेगा? तो 360 गुणा 4 मिनट कर दिया तो यहाँ पर निकल कर आता है 1440 मिनट। और 1440 मिनट को हावर में चेंज करता हूँ तो 60 का भाग दूंगा और यहाँ पर 24 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर 15 देशांतर को पार करने में कुल कितना समय लगता है? तो पृथ्वी पर 15 देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15 चौक 60। कितना हो गया भाई? 15 देशांतर को पार करेंगे तो 4 मिनट से गुणा करिए और 15 चौक 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से
दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि दो देशांतरों के मध्य की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा। देशांतर से हमेशा किसी भी स्थान के समय की गणना अपन मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, अब चलते अपन आगे। ठीक है भाई, अब देखो ये पूरी पृथ्वी है, और इस पूरी पृथ्वी की मैं बात करूं तो इस पूरी पृथ्वी पर अगर मैं देशांतर की बात करूं तो देखो, देशांतर के बारे में आपको ये डाटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं भारत में, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, देख के जाना है, आराम से पेन कॉपी लेकर भी मत बैठो, बल्कि से देख लो एक बार, उसी में याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। ठीक है, और इस भारत की मैं बात करूं बच्चे, तो इस भारत के अंदर देखो अक्षांश और देशांतरी विस्तार पूछेगा कि भारत का अक्षांश सीए व देशांतरीय विस्तार। तो देखो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, ये भारत का सबसे उत्तरतम स्थान है, क्योंकि यहाँ पर अक्साई चीन है, अक्साई चीन, और अक्साई चीन 1962 में चाइना ने अपन से ले लिया था, क्योंकि वो युद्ध अपन हार गए थे दलाई लामा के कारण। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। ये है पीओके, और पीओके 1947 में पाकिस्तान ने यहाँ पर जो हरि सिंह राजा था उसको हराकर इसको अपने अधीन में लिया, और इसको वर्तमान समय में ये अनिर्णायक है। ये किसके पास है भी? ये यूएनओ के पास है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये सबसे उत्तरतम स्थान है, तो सबसे उत्तरतम स्थान से कौन सा अक्षांश निकलता है? तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये किस स्थान को छूता जाता है? तो किस स्थान को छू के जाएगा? तो गिलगित इंदिरा कोल। ठीक है भाई, या फिर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो सबसे उत्तरतम स्थान और सबसे उत्तरतम अक्षांश ये है, और स्थान ये है, और ये स्टेट है। यहाँ पर चलते हैं, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये मुख्य भारत है, मुख्य भारत। तो मुख्य भारत का दक्षिणतम पार्ट ये, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये सबसे दक्षिणतम पार्ट हो गया भारत का। सबसे दक्षिणतम पार्ट ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरता है, और ये जो स्थान से गुजरेगा वहाँ पर निकोबार द्वीप है, जो ग्रेट निकोबार, इसी को कहते हैं पिग्मेलियन, और इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और इसी को कहेंगे पार्सन द्वीप, जो वर्तमान में जलमग्न है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा हो गया? 6 डिग्री 43 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्थान पर तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पार्ट है। ठीक है, तो ये कौन से स्थान को छूता हुआ? ये कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम पार्ट तो कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणतम पार्ट कौन सा हो गया? इंदिरा पॉइंट। अब देखो कौन सा देशांतर भारत के सबसे पूर्वी छोर को छूता हुआ जाता है? तो यहाँ पर है 97 यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये अरुणाचल प्रदेश को छूता हुआ जाएगा, अरुणाचल। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एक स्थान है वालाग्र की बिथु, तो इस स्थान को, तो देखो भारत का सबसे पूर्वी स्थान तो वालाग्र की बिथु, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पर आ जाओ, भारत का सबसे पश्चिमी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये गुजरात को छूता हुआ जाएगा, और गुजरात में कौन सा? गुहार द्वारिका। ठीक है, अब देखो
ये सबसे अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी स्टेट कौन सा है, गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, और भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा हो गया, द्वारिका। तो देखो 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट की बात करूं तो इसके बीच के अंदर लगभग 30 देशांतर है। इस प्रकार से खड़ी लाइनें जो है, ये खड़ी लाइनें कितनी है, 30 है। ठीक है, तो देखो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा और सबसे बाद में गुजरात में होगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में गुजरात में होगा। तो इसके बीच में 30 देशांतर है। तो एक देशांतर को यानी कि सूर्य की किरणों को यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट। तो 30 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा, 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट, और 60 मिनट को मैं हावर में चेंज करूँगा तो 1 घंटा, सॉरी 3 चौक 12, 120 मिनट, और इसको मैं हावर में चेंज करूंगा तो 2 हावर, यानी कि 2 घंटे का समय, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय का अंतर है वो कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। ठीक है, अब देखो ये 2 घंटे का समय था तो यहाँ की गवर्नमेंट को चलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अब दिक्कत क्या आ रही थी भाई, एक ही देश में 2 टाइम हो गए, तो यहाँ की गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक ही टाइम चाहिए था। तो फिर क्या किया गया, जो 30 देशांतर में बसा हुआ है भारत, उसमें से 15 तो इधर लिया गया और 15 इधर, यानी कि आधे आधे किए। तो 15 देशांतर तो इधर गए और 15 देशांतर इधर गए, तो जहाँ पे मिला वो होता 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत का सबसे मध्य स्थानांतर है। यानी कि पूछा जाएगा कि कौन सा देशांतर भारत के सबसे मध्य है, तो देशांतर पूछेगा तो 82.5 और अक्षांश पूछेगा तो कर्क रेखा। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री से भारत का समय ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसको भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है जो मैंने आपको बताया। और 5 राज्य कौन कौन से होते हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, यूपी में छग्गू उड़ा आंधी में, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो भाई, ये अपना भारत, और इस भारत की मैं बात करूं तो ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर पाकिस्तान है, और इसके नीचे पानी पानी भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा पानी है, और ये मुख्य भारत है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा भारत के संदर्भ में, तो देखो भारत की मुख्य भूमि, देखो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है ये पानी से लगी हुई है, तो ये तट है, और तट मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो यही है। ठीक है भाई, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा यही है। तो पूछा जाएगा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तो वो कितनी है, 6100 मीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है गई, 6100 मीटर। ठीक है, फिर इसके द्वीपों की बात करता हूँ, तो द्वीपों की कुल लंबाई कितनी, ये भी पूछा जाता है। तो भारत के द्वीपों की कुल लंबाई, द्वीपों की लंबाई, तो द्वीपों की लंबाई 1416.6 किलोमीटर। और पूछा जाए कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है वो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कुल तटीय सीमा की लंबाई आ जाएगी भाई, द्वीपों की भी आ गई और मुख्य भूमि की भी आ गई। तो इनको इसको जोड़ता हूं तो 7516.6 किलोमीटर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये जो भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये स्थल भाग से लगा हुआ है, स्थल भाग से, इसलिए यहाँ पर क्या पूछेगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है भाई। अब देखो तटीय सीमा की लंबाई आ गई, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो भारत की कुल लंबाई, भारत की कुल लंबाई देखो आप, तो 7516.6 प्लस 15,200 को आप ऐड करोगे तो 22,716.6 किलोमीटर आपको आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्वेश्चन